तो दोस्तों आज का टॉपिक है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। तो यहाँ आपको हेडिंग में दिख रहा है मिडिल इंग्लिश पीरियड, मगर आपको बता दूं कि ये एंग्लो नॉर्मन पीरियड को ही आज हम कवर करने वाले हैं। बिकॉज आप इस चीज़ को देख के, इस हल्के से ग्राफ को देख के समझ गए होंगे कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड और मिडिल इंग्लिश पीरियड में थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो क्या है। हालांकि एंग्लो नॉर्मन जो पीरियड है उसको मिडिल इंग्लिश एज में भी लिया जाता है। तो इसमें डिवीज़न आप देख पा रहे हैं कि मिडिल इंग्लिश पीरियड का 3 डिवीज़न है। एंग्लो नॉर्मन जो 1066 से लेके 340 तक चला। उसके बाद आते हैं हम लोग एज ऑफ चौसर पे, जिसमें आप देख रहे हैं 340 से लेके उनके जीवन के अंत यानी 1400 तक चला। और एज ऑफ रिवाइवल जो है 1400 से लेके 1500, 100 साल का है ये एज। अब आपको बता दूं कि चौसर के एज में ऐसा नहीं है कि केवल चौसर ही राइटर थे, वो एक महान लेखक थे। उनके समय काल में और भी कुछ लेखक थे जिनको हम लोग चौसेरियन एज में इंक्लूड करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एंग्लो नॉर्मन एज को अच्छे से समझते हैं। तो जैसा जैसा यहाँ पे नोट्स आपको दिख रहा है, आप लोग हूबहू अगर वैसा उतार लेते हैं तो आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा तो नेट बहुत ही जल्दी क्लियर भी हो जाएगा। तो क्योंकि आप खुद ही देखिए कि हम किस प्रोसेस में करा रहे हैं नोट्स बनाते हुए। आप इस नोट्स को रेगुलर रिवाइज करते रहिए तो आपको मदद ज़रूर मिलेगी। एंग्लो नॉर्मन पीरियड में आते हैं तो ये 1066 यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का टाइम है, जिस वक्त नॉर्मन्स ने अटैक किया एंग्लो सैक्सन पर और उसके बाद वो जगह उन्होंने हड़प ली। विलियम द कॉन्करर ये एक फेमस नाम है जो ड्यूक थे नॉर्मैंडी के। नॉर्मैंडी यानी फ्रांस का नॉर्थ वेस्ट एरिया। और ये उनके टाइम पीरियड को अगर कहा जाए तो 1028 से लेके, यहाँ आप देख रहे हैं डेट, 1028 से लेके 1087 तक इनका जीवन काल है। जिनका विलियम द कॉन्करर का, जिनका एक और नाम है विलियम द बास्टर्ड। नाम सुन के थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मगर उनको इस नाम से भी बुलाया जाता था और उनको माना जाता है वॉज द फर्स्ट नॉर्मैन किंग ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, और उनका नाम राजा के तौर पे विलियम द फर्स्ट था। ठीक है, अब ये कौन से युद्ध में जीते थे उसका भी एक इम्पॉर्टेंस होता है, इसीलिए आप यहाँ देख रहे हैं बैटल ऑफ हेस्टिंग 1066 सीई। और ये कहाँ हुआ था? केंट में। तो केंट क्यों? क्योंकि केंट जो है वो, अगर आप मैप को अच्छे से देखें तो आपको दिखेगा कि केंट जो है बिल्कुल जो इंग्लिश चैनल है ठीक उसके ऊपर है। यानी यूरोप को और इंग्लैंड को जो विभाजित करता है समंदर, उसका नाम है इंग्लिश चैनल। और इंग्लिश चैनल के सबसे करीब वाला जो स्टेट है उसका नाम ही केंट है। तो जो फ्रांस से आए थे नॉर्मैंडी, वो आके वहाँ पे अटैक करते हैं। वो जगह का नाम है हेस्टिंग और ये उस स्टेट का नाम मान लीजिए। तो उस वक्त राजा कौन था जिस वक्त ऐसा हादसा हुआ? उस वक्त राजा थे हारोल्ड गॉडविंसन। हारोल्ड गॉडविंसन उस टाइम के राजा थे जिसको विलियम द कॉन्करर ने हरा दिया। द एज नोन एज एंग्लो नॉर्मन एज। और इसी टाइम से फ्रेंच रूलिंग स्टार्ट हो जाता है। क्या क्या परिवर्तन आते हैं समाज में वो भी बहुत ज़रूरी है जान लेना। फ्रेंच बिकम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, लोअर क्लास यूज इंग्लिश लैंग्वेज, क्लर्जी यूज लैटिन लैंग्वेज। तो देखिए बीच में आम आदमी फंस चुका है। बड़े बड़े लोग जो है जो कोर्ट में है यानी राजा के आसपास रहने वाले लोग, वो लोग फ्रेंच में बातचीत कर रहे हैं। और जो चर्च वाले लोग हैं, क्लर्जी वाले, वो लोग लैटिन में अपना लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। और जो साधारण कॉमन मैन है वो यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो समाज में ये परिवर्तन देखने को मिला जब फ्रेंच रूल स्टार्ट हुआ, यानी जो एंग्लो नॉर्मन है वो लोग आए। इसके बाद लैटिन एंड फ्रेंच स्टोरीज वर वेरी मच पॉपुलर बेस्ड ऑन किंग आर्थर। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे लेजेंड्स हैं जो उस वक्त फेमस हो गए थे, जो इससे पहले इंग्लैंड में नहीं थे। ठीक है, इससे पहले इंग्लैंड में इनके बारे में ज़्यादा चर्चाएं नहीं होती थी। ये यूरोपियन कुछ बड़े बड़े महान व्यक्ति हैं जिनके बारे में लेजेंड्स बनाया गया है, वो इस वक्त पॉपुलर होने लगे। जैसे तो इस टाइम पे किंग आर्थर, वॉर ऑफ ट्रॉय, मिथिकल ऑफ शार्लेमेन एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट, इनके बारे में जो यूरोप के बड़े बड़े किरदार है वो इंग्लैंड में आने लगे, फेमस होने लगे।
उसके बाद प्रोमिनेंट राइटर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट राइटर है जिनको आपको याद रखना है फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ नेट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जियोफ्री ऑफ मॉनमाउथ, जिन्होंने जो लिखा था उसका नाम है हिस्ट्रिया रेगम ब्रिटेनिया। उसके बाद है जो राइटर है वेज, स्पेलिंग है WACE वेज। उसके बाद है मैरी दी फ्रांस, फिलिप दी थाउन। उसके बाद है लेमॉन। ये कुछ फेमस राइटर्स हैं, इनके नाम को आपको लिख के रखना चाहिए, कहीं भी नोट कर लीजिए, याद रखना होगा आपको। इसके बाद आ जाते हैं अगले पार्ट में, जहाँ पे हम देखेंगे कि जो बड़े बड़े राइटर्स थे उन्होंने क्या लिखा। ठीक है, जैसे जियोफ्री ऑफ मॉनमाउथ, उन्होंने क्या लिखा था, हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ ब्रिटेन। यहाँ पे आप उसका एक्चुअल नाम पढ़ पा रहे हैं, हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनियन, यहाँ पे डबल N भी है। और इसको अगर सिंपल इंग्लिश में लिखा जाए तो हिस्ट्री ऑफ किंग ऑफ ब्रिटेन। ये एक लैटिन वर्क था दैट पॉपुलराइज ऑथोरियन लेजेंड। जो किंग ऑर्थर थे उनके लेजेंड को पॉपुलर किया। लेजेंड मतलब उनकी कहानियों को, महान कहानियों को पॉपुलर कर दिया। ये एक लैटिन वर्क था। उसके बाद हम आते हैं वेज। वेज एक राइटर थे जिन्होंने क्या किया था, इसी वर्क को, जो हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ ब्रिटेन था, इसी को ट्रांसलेट किया। कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग कहते हैं कि इसको एक्सपैंड किया। जो जॉफरी ने लिखा था, जॉफरी मॉनमाउथ ने, और उन्होंने जो लिखा था उसका नाम था रोमन दे ब्रुट। ठीक है। मैरी दे फ्रांस, ये एक महिला राइटर है, ये आपको दिमाग में रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपके हिसाब से। तो यहाँ पे देखेंगे शी रोट लेइस, एक शॉर्ट स्टोरी है इन वर्ड्स दैट एक्सप्लोर थीम ऑफ कोर्टली लव, रोमांस एंड शिवरली। तो वो इन चीज़ों पे लिख रही है। इसके बाद आते हैं फिलिप दे थाउन। उन्होंने क्या लिखा, फिलिप दे थाउन ने क्या लिखा है, ली कंपूज, इसका अर्थ है द कंप्यूटर्स, रोट इन एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच। इस भाषा में उन्होंने लिखा था, अंग्रेजी में पूरे तरीके से नहीं लिख रहे इस टाइम पे भी, यही पता चल रहा है। तो अगर आप कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर्स रेफर टू द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेट ऑफ ईस्टर। ईस्टर एक त्यौहार होता है क्रिश्चियन धर्म में, एंड अदर मूवेबल फीस्ट इन क्रिश्चियन कैलेंडर। या फिर जिस तरह देखिए कि हमारे यहाँ पे भी पंचांग का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह यहाँ पे भी इस एक तरह का कैलकुलेशन है जिससे वो लोग अपनी तिथि नक्षत्र को देखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं बता दूं, ऑल्सो द रूट ऑफ द वर्ड कंप्यूटर, ये भी इसी शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक लैटिन शब्द है, कंप्यूटेशन, यहाँ से कंप्यूटर वर्ड आता है। ये एक अलग इन्फॉर्मेशन था, ध्यान में रखिएगा। लेमॉन ने लिखा था ब्रूट। इसके अलावा इस राइटर को भी याद रखिएगा, लेमॉन ने क्या लिखा है, ब्रूट। द आउल एंड द नाइटिंगेल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कविता है। मिडिल इंग्लिश पोएम में इसको लिखा गया, मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था। पोएम दैट इज़ डिबेट है एक तरह का, जिसमें दो पंछियों के बीच डिबेट हो रहा है। और जो मेन थीम है इसका, वो कौन सा है, मेन थीम है इसका आइडेंटिटी, कल्चरल हैबिट, क्लास डिस्टिंक्शन एंड द राइट टू बी हेड, कौन वहाँ पे हेड बनेगा। ट्रांसलेटेड एंड ब्रॉट टू मॉडर्न रीडर्स बाय सिमोन आर्मिटेज। सिमोन आर्मिटेज ने इसको क्या किया है, ट्रांसलेट किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिमोन आर्मिटेज है कौन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेट के प्रोस्पेक्टिव से है, हालांकि ये आपके एंग्लो नॉर्मन पीरियड से नहीं है, मगर नेट के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज सिमोन आर्मिटेज, द करेंट UK पोइट लॉरिएट, अपॉइंटेड इन 2019। ठीक है, तो ये एक प्रोफेसर है पोइट्री के यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में, सिमोन आर्मिटेज। ये कौन है, पोइट लॉरेट। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं लिटरेचर में तो आपको पता होना चाहिए कि पोइट लॉरेट कौन है। अगर नहीं पता है फिर भी मैं बता देता हूँ, वो होते हैं राज्य कवि। ठीक है, उन्हें पोइट लॉरेट कहा जाता है। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ एक टाइम पोइट लॉरेट थे, मैथ्यू आर्नोल्ड भी थे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ड्राइडन भी थे, TS एलियट भी थे। तो ऐसे बहुत सारे राइटर्स थे जो पोएट लॉरेट थे। लॉर्ड बायरन भी, उनका भी नाम आता है, पोएट लॉरेट थे।
उस टाइम केवल अंग्रेज़ों का देखने से नहीं होगा। आप अगर यूएसए पे देखें तो यूएसए में भी पोएट लॉरेट हुआ करते हैं। एड लिमॉन करेंट पोएट लॉरेट ऑफ यूएसए अपॉइंटेड इन 2022 में ये पोएट लॉरेट बने थे। पोएट लॉरेट के बारे में आपको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। नेट अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो जितने भी पोएट लॉरेट हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, आफ्टर 1200 AD लंदन बिकम द एजुकेशनल सेंटर। कैसे? स्कूल और कॉलेजेस वर एस्टैब्लिश। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो नाम आता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, 1167 इस टाइम पे ये एस्टैब्लिश हो रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और दूसरी तरफ 1209 में एस्टैब्लिश हो रहा है कैम्ब्रिज। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज भी कह सकते हैं, वही कहा जाता है। यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है हिसाब से अगर देखा जाए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज होना चाहिए। ये आप सही कर लीजिए, मैंने यहाँ गलत इनपुट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। मैटर ऑफ फ्रांस। तो आपको यहाँ दिखेगा कि इस टाइम पे जो लिखावटें हो रही है उसमें हम देख रहे हैं कि मैटर ऑफ फ्रांस है, मैटर ऑफ ब्रिटेन है, मैटर ऑफ रोम भी है। तो इतने सारे मैटर क्या है? एक्चुअली क्या हो रहा है कि फ्रांस को लेके कुछ लिखा जा रहा है, या फिर रोम को लेके कुछ लिखा जा रहा है, या ब्रिटेन को लेके लिखा जा रहा है। उन्हीं सब चीज़ों को कहा जाता था मैटर ऑफ फ्रांस, मैटर ऑफ ब्रिटेन, मैटर ऑफ रोम। तो ये चीज़ एंग्लो नॉर्मन पीरियड में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इससे पहले ऐसा कुछ नहीं लिखा जा रहा है, या इसके बाद के एज को भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं है कि दूसरे देशों के बारे में लिखा जा रहा है। मैटर ऑफ फ्रांस इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि उस वक्त फ्रांस वाले ही शासन कर रहे हैं। इन इंग्लिश लिटरेचर रेफर टू द बॉडी ऑफ मेडिएवल लेजेंड्स लिटरेचर प्राइमरीली ऑरिजिनेट फ्रॉम फ्रेंच। ठीक है, तो जो चीज़ फ्रेंच से ऑरिजिनेट हो रहा है वही यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो वो मेडिएवल पीरियड में जो लेजेंड फेमस हो रहे थे, जैसे आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि किंग आर्थर थे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, अंडरलाइन किया हुआ है। इन सब नाम को आप लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि यहाँ पे देखिए मैंने इसका उच्चारण भी लिख दिया है, शार्लेमन। ये क्या है? ये एक फ्रेंच वर्ड है। यहाँ पे शार्लेमन के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद है अच्छा, इस सेंटेंस को एक बार अगर हम पढ़े तो यहाँ बताया गया है प्राइमरली ऑरिजिनेट फ्रॉम फ्रेंच चैंसॉन्स दे गेस्ट। इसका मतलब है सन ऑफ हीरोइक डीड्स, जो ओल्ड फ्रेंच एपिक है वहाँ से लिया गया है। सेंटर अराउंड शार्लेमन। शार्लेमन कौन था? एक व्यक्ति था जो बहुत ही पॉपुलर है उस टाइम में, कोई राजा टाइप का था। हिज पैलादीन्स कौन थे? पैलादीन्स एंड देयर कॉन्फ्लिक्ट विद द सारासेंस। अब पैलादीन्स कौन थे ये बता देता हूँ। एनी ऑफ 12 पीर ऑफ शार्लेमन्स कोर्ट ऑफ हुम द कोर्ट पैलाटाइन वॉज द चीफ। तो ये कुछ 12 लोग हुआ करते थे उनके कोर्ट में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते थे उनके कोर्ट में, तो उनको लेके है। और इनका विरोध किसके साथ था? अरबिक लोगों के साथ ये अगेंस्ट में थे। मतलब ये जो मैटर ऑफ फ्रांस है, इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि फ्रेंच जो है वो लोग किसी के विरुद्ध में लड़ रहे हैं। किसके विरुद्ध में लड़ रहे हैं? मुस्लिम लोगों के विरुद्ध में लड़ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म के बीच बहुत ज़्यादा विवाद देखने को मिलता था। हालांकि आज हम भारत में वो देख रहे हैं, क्रिश्चियन के साथ नहीं, हिंदू और मुस्लिम में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। अच्छा, कुछ और एग्जाम्पल हैं जो मैटर ऑफ फ्रांस में आता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जो जैसे मैटर ऑफ फ्रांस में आपको दिख रहा है ऑच्यूल, सर फिरोम्ब्रास, द सेज ऑफ मेलिन, रोनाल्ड एंड वेरांग्यू, ये सब मैटर ऑफ फ्रांस के अंदर ही आता है। ये सब नाम अगर आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइए ये मैटर ऑफ फ्रांस से जुड़ा हुआ है। मैटर ऑफ ब्रिटेन के बारे में अगर कहा जाए तो वहाँ पे देखेंगे आप किंग आर्थर के लेजेंड को। ठीक है, शार्लेमेन अगर नाम सुनते हैं तो वो हो जाता है आपका फ्रेंच लेजेंड, और किंग आर्थर का अगर लेजेंड सुन रहे हैं तो वो हो जाता है ब्रिटेन का लेजेंड। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वैसा ही चीज़ है जो
ग्रेट ब्रिटेन को ज़्यादा से ज़्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के वहाँ के लेजेंड किंग आर्थर को दिखाया जा रहा है और उसके नाइट्स को, ठीक है। और ऐसा ही मैटर ऑफ रोम भी हुआ करता था। तो रोम होने से आपको वहाँ के जो जूलियस सीजर जो है उनके बारे में सुनने को मिलेगा, या फिर अलेक्जेंडर के बारे में, हालांकि वो ग्रीक से बिलोंग करते हैं, फिर भी वो भी मैटर ऑफ रोम के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आते हैं मैरी द फ्रांस। ये कौन थी, ये इसके बारे में थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया, मगर यहाँ फिर से अच्छे से थोड़ा बता दूँ कि ये 12th सेंचुरी की एक पोएट थी। इज़ बेस्ट नोन फॉर हर वर्क लेइज, LAIS, लेइज, अ कलेक्शन ऑफ 12 शॉर्ट नैरेटिव पोएम्स, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी छोटी कविताएं थी, 12 उनकी संख्या थी, कविताओं की संख्या। ट्रांसलेशन ऑफ Aesop's fable and the poem The Legend of the Purgatory, यानी यातना ऑफ सेंट पैट्रिक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उनको यातनाएं जो मिली थी सेंट पैट्रिक को, उनको लेके भी उन्होंने लिखा था। फ्रेंच वर्क इन इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में अगर बात कहें, और उस टाइम ज़्यादा हो रहे थे फ्रेंच वर्क, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मन्स वहाँ पे शासन कर रहे हैं, तो होने ही वाला है। नॉर्मन्स कौन है, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट, नॉर्मन्स वो होते हैं जो फ्रांस के उत्तरी दिशा से इंग्लैंड में आए थे, उन्हें नॉर्मन्स कहा जाता था। नॉर्मैन कहीं ना कहीं नॉर्थ के साथ जुड़ा हुआ है ये शब्द, ठीक है। फ्रांस के नॉर्थ से आए हुए लोग नॉर्मैन्स कहलाते थे, नॉर्थ के मैन, नॉर्मैन, ठीक है। तो लॉ अगर आए, तो लॉ के बारे में अगर हम बात करें, तो आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, फ्रेंच वर्ड्स है, ठीक है। फ्रेंच वर्ड्स जो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको देखने को मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, इसको आप अच्छे से सुन लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। तो क्या क्या शब्द जुड़े, जो जैसे कि लॉ से जुड़ रहा है कुछ शब्द, गवर्नमेंट, नोबेलिटी, फूड, इन सब चीज़ों से। तो लॉ की अगर बात करें तो क्या क्या शब्द है जो फ्रेंच लैंग्वेज से इंटर कर रहा है, कोर्ट, जस्टिस, लॉ, पार्लियामेंट, जूरी, चांसलर, ट्रीटी, स्टैचू, बेलीफी। ये एक ऑफिसर इन यूके और यूएस में होता है, बेलीफ कहा जाता है, ये ऑफिसर होते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली हम लोगों ने उतना ज़्यादा सुना नहीं है इस शब्द को, ये यूएसए और यूके में इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नोबेलिटी एंड सोशल हायरार्की को लेके भी कुछ शब्द आपको देखने को मिले, ड्यूक, प्रिंस, रॉयल, नोबेल, डेम यानी बेगम, बैरन यानी नवाब, उसके बाद वासल यानी जागीरदार। फूड और क्विसिन के बारे में अगर बात करें, क्विसिन का मतलब होता है भोजन। जैसे कौन कौन से शब्द जो भोजन है जो फ्रेंच वर्ड से आए हैं इंग्लिश में, बीफ, मटन, पॉर्क, वेल मतलब बछड़े का मांस, उसके बाद है वेनिसन मतलब डियर का मीट, पोल्ट्री मतलब आपको पता है, बेकॉन का मतलब होता है सुअर के मांस का अचार, ठीक है। उसके बाद है पेस्ट्री, सॉस एंड सूप। ये सब जो वर्ड्स है ये खाने के साथ रिलेट है, भोजन के साथ रिलेट है, ठीक है। मिलिट्री की अगर बात करें, मिलिट्री और वेलफेयर में क्या क्या शब्द है जो फ्रेंच लैंग्वेज से एंटर कर रहे हैं, आर्मी, जनरल, सोल्जर, वॉर, शेवलरी, आर्मर। उसके बाद है डेंजियन यानी तहखाने, जहाँ पे कैद करके रखा जाता है। रिलीजन की अगर बात करें, धर्म के मामले में क्या क्या शब्द आपको देखने को मिलेंगे, क्लर्जी, उसके बाद मैस मतलब मास प्रेयर में जो जाया जाता है, उसके बाद प्रेयर खुद जो शब्द है वो भी फ्रेंच वर्ड है, प्रीस्ट। उसके बाद आ रहा है प्रीच का अर्थ होता है जब हम लोग किसी को धार्मिक पढ़ाई पढ़ाते हैं, उसे प्रीचिंग कहा जाता है, टीचिंग से ही जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। एबे, उसके बाद है एबे फेयरर जो तपस्वी होते हैं, डियोसस मतलब प्रांत इत्यादि, और भी बहुत सारे वर्ड हैं। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया ताकि आपको याद रहे। आप इन सभी शब्दों को लिख लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। और क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग एज ऑफ चौसर में नहीं जाने वाले हैं, ठीक है, उसके पहले तक है। अब एक कविता थी
पर्ल नाम की ये कविता बहुत ही फेमस हुई। ठीक है, इस कविता में खास क्या था वो जान लेते हैं। ये एक एनिनिमस कवि थे, मतलब इसके बारे में हम एग्जैक्टली जानते नहीं कि किसने लिखा है। इज़ अ लेट 14th century मिडिल इंग्लिश पोएम दैट कंसीडर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्वाइविंग मिडिल इंग्लिश वर्क विथ एलिमेंट्स ऑफ मेडिएवल एलिगोरी। तो यहाँ पे आप पढ़ ही रहे हैं मेरे साथ, मेडिएवल एलिगोरी यहाँ फेमस था। एलिगोरी मतलब आप समझते होंगे, तो नहीं भी अगर पता है तो मैं बता देता हूँ। एलिगरी का मतलब होता है जब हम किसी एक चीज़ को सामने रखते हैं मगर दूसरी चीज़ को समझाते हैं। ठीक है, ऐसी कोई कहानी जिसमें जैसे कि कोई जानवर के ज़रिए हम कोई कहानी सुना रहे हैं, मगर वो जैसे कि कछुआ और खरगोश की जो कहानी है वहाँ पे कुछ मोरल स्टोरी समझाई जा रही है, मगर सच में तो कछुए और खरगोश की जो लड़ाई है या रेस है वो तो एक्चुअली में नहीं हुआ था ना, मगर हम मान लेते हैं कि चलो हुआ था, मगर उससे बच्चों को सिखाया जाता है। तो एलिगरी किस्म की कहानियाँ यहाँ देखने को मिल रही है। एंड फ्रॉम द ड्रीम विजन जॉनर, तो इसके साथ ड्रीम विजन का जो जॉनर है वो भी स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, इस तरह की कहानियाँ बनने शुरू हो जाती है। द पोएम इज़ रिटन इन अ नॉर्थ वेस्ट मिडलैंड। तो ये कौन से भाषा में लिखा हुआ था? नॉर्थ वेस्ट मिडलैंड वैरायटी ऑफ मिडिल इंग्लिश। ये एक टाइप का वैरायटी ऑफ मिडिल इंग्लिश एंड इज़ हाईली थॉट नॉट कंसिस्टेंट एंड एलिटरेटिव। एलिटरेटिव का अर्थ क्या होता है? ये ऐसा चीज़ होता है जैसे कि वही जो सामने का जो वर्ड अल्फ़ाबेट या लेटर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। डिंग डोंग, डी और डी फिर से रिपीट हुआ। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी चौक में, चांदनी रातों में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो इसमें च रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग एलिटरेटिव कहते हैं। और यहाँ पे इस टाइम की कविताओं में हम लोग जो देख रहे हैं वो राइम उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, मगर एलिटरेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, राइम का मतलब आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि राइम जो होता है वो पीछे जो ऐड हो रहा है उसे कहा जाता है। जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो स्टार आर ये जो मैच किया वही राइम है। इस टाइम पे आपको वो नहीं ज़्यादा दिखेगा, मगर ज़्यादा आपको एलिटरेशन दिखेगा। ठीक है, वो चंदू की चाची वाला। देयर इज़ अमॉन्ग अदर स्टाइलिस्टिक फीचर्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ स्टैंजा लिंकिंग। ये एक ड्रीम एलिगोरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फेमस वर्क ऑफ एंग्लो नॉर्मन एज की अगर बात करें तो उस पे आते हैं सर गुवेन एंड द ग्रीन नाइट। ये एक कहानी है जो बहुत फेमस है उस टाइम की। उसके बाद आते हैं पेशेंस है अ बिब्लिकल स्टोरी ऑफ जॉन। ठीक है, उसके बाद है प्यूरिटी, ये भी एक बिब्लिकल स्टोरी है, उस टाइम बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। इसके बाद आते हैं जेफरी ऑफ मॉनमाउथ पे, उन्होंने क्या लिखा था? हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ ब्रिटेन। ये मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये फर्स्ट बुक मानी जाती है विथ कंप्लीट स्टोरी ऑफ किंग ऑथर। ठीक है, क्या फर्स्ट बुक मतलब ये नहीं कि दुनिया का पहला किताब है, ये कहा गया कि किंग आर्थर जो थे, ऑथर नहीं आर्थर, किंग आर्थर को लेके पहली संपूर्ण किताब। ठीक है, या फिर किंग लियर को लेके। किंग लियर हालांकि शेक्सपियर ने लिखा है, मगर वो उनके जीवन कहानी को नहीं लिख रहे हैं, वो एक काल्पनिक कहानी लिख रहे हैं शेक्सपियर। ठीक है, यहाँ पे उनके जीवन कहानी को लिखा गया था। उसके बाद कैम्बरलेन, ये 3 उन्होंने किताबें लिखी थी और सबसे जो फेमस हुए वो हुए किंग आर्थर। वेस ने ब्रूट लिखा 12वीं शताब्दी में, जो एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज में था। लेमैन लिख रहे हैं मिडिल इंग्लिश डायलेक्ट में, ट्रांसलेट कर रहे हैं ब्रूट को ही। ठीक है, तो ब्रूट को ही लेमैन बाद में ट्रांसलेट कर रहे हैं, वो 13वीं शताब्दी में। एक और राइटर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है एल्फ्रिक। एल्फ्रिक को हमने ऐसे लिखा, हालांकि आप अगर नेट भी सर्च कर लेते, कहीं किताब भी देख लेते, तो एल्फ्रिक इस प्रकार से लिखा रहता है। ठीक है, एल्फ्रिक। तो उन्होंने ग्रामर लिखा। ही रोट टेक्स्ट बुक टू टीच। एल्फ्रिक अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, लैटिन पढ़ाने के लिए उन्होंने ग्रामर को लिखा था। इंपॉर्टेंट वर्क की अगर बात करें इस टाइम पीरियड में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एल्फ्रिक ने लिखा था, मैं ये बता रहा हूँ कि इस टाइम पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क था द आउल एंड द नाइटिंगेल, जो 12 या 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। ठीक है, ये क्या है? ये एक डिबेट है।
किस चीज़ का, हाँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे आखिर में आपको दिख रहा है, हुल एंड द नाइटिंगेल, ये इसका एक और नाम है, ठीक है। ये नेट का सवाल बन सकता है, हुल एंड द नाइटिंगेल का एक और नाम क्या है, वो तो होगा द आउल एंड द नाइटिंगेल। तो ये एक डिबेट पोइट्री है। तो अभी जो है हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले दिन या फिर अगले क्लास में आप हमारे साथ बैठेंगे तो चौसर को लेके पढ़ाई किया जाएगा, एज ऑफ चौसर, केवल चौसर नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।